शुरुआत एक चमकदार शादी के माहौल से होती है। चारों तरफ लाइट्स, फूल और खुशियों का शोर। दुल्हन के जोड़े में खड़ी लड़की का नाम सिया है और दूल्हे के कपड़ों में सामने खड़ा है लिन। दोनों की उंगलियां जैसे ही एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, तभी माहौल में अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। अचानक एक और लड़की वहां पहुंच जाती है। ये कोई और नहीं बल्कि सिया की सौतेली बहन जीना होती है। जीना बिना किसी झिझक के आगे बढ़ती है और सीधा लिन के हाथ से अंगूठी छीन लेती है। चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान और आवाज में तंज। वो कहती है कि सिया ने ये कैसे मान लिया कि लिन कभी उसे अपनाएगा। वो सिया को नीचा दिखाते हुए कहती है कि वो इस अंगूठी के लायक तक नहीं है, उसकी औकात बहुत लो लेवल की है और लिन जैसे इंसान का प्यार उसके लिए नहीं बना। बातों में इतना जहर होता है कि सुनने वाले को भी चुभ जाए। सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि लिन चुप रहने की बजाय जीना की बातों का समर्थन करता है। दोनों मिलकर सिया को शब्दों से कुचल देते हैं। सिया कुछ कह भी नहीं पाती और तभी उसकी आंख खुल जाती है। पसीने से भीगी हुई तेज सांसें और दिल की धड़कनें, ये सब असल में एक सपना था, लेकिन ऐसा सपना जो उसे बार बार डराने आता है। घबराकर सिया जल्दी जल्दी तैयार होती है क्योंकि उसे ऑफिस पहुंचना है। उसे पता है जरा सी देर हुई नहीं कि बॉस का मूड खराब। सिया के बारे में अगर बात करें तो वो कोई साधारण लड़की नहीं है। दिमाग से शार्प, काम में ब्रिलियंट और डिजाइन की दुनिया में काफी टैलेंट रखती है। वो कंपनी में आर्किटेक्चरल डिजाइनर है, लेकिन उसकी पहचान यहाँ खत्म नहीं होती। वो यंग ग्रुप के मालिक की दूसरी पत्नी की बेटी है। फिर भी इतनी बड़ी बैकग्राउंड होने के बावजूद वो इस कंपनी में एक मामूली सेक्रेटरी बनकर काम कर रही है। एक और चौंकाने वाली सच्चाई ये है कि सिया इस कंपनी के सीईओ लिन की लीगली पत्नी है, मगर ये बात बाहर की दुनिया तो क्या, ऑफिस के अंदर भी किसी को पता नहीं। शादी के बाद भी लिन का व्यवहार उसके लिए बिल्कुल कोल्ड है। प्यार तो दूर, उसे इंसान की तरह ट्रीट करना भी उसे मंजूर नहीं। जब सिया अपने केबिन की ओर जाती है तो रास्ते में कुछ कर्मचारी धीमी आवाज में हंसी मजाक शुरू कर देते हैं। कोई कहता है कि बॉस ने सिया से चोरी छिपे शादी सिर्फ टाइम पास के लिए की होगी। कोई बोलता है कि सिया ने पैसे के लालच में ये रिश्ता जोड़ा। बातें चल ही रही होती हैं कि अचानक सिया उनके पीछे खड़ी दिखाई देती है। सब चुप, हवा में ऑकवर्ड साइलेंस। सिया सब सुनकर भी अनसुना करने का ड्रामा करती है और बिना रुके आगे बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद वो लिन के केबिन में जाती है। लिन बिना नजर उठाए एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाता है और सख्त आवाज में पूछता है कि उसकी कान की बाली कहाँ है। वो याद दिलाता है कि उसने साफ कहा था कि उसकी हर बात रूल की तरह फॉलो करनी होगी। सिया घबराकर कान छूकर देखती है, सच में वो बाली पहनना भूल गई थी। लिन खुद आगे बढ़कर उसके कान में बाली लगा देता है, लेकिन इस टच में कोई सॉफ्टनेस नहीं होती। फिर वो ठंडे लहजे में कहता है कि सिया का काम दिन ब दिन और खराब होता जा रहा है और अगर यही चलता रहा तो उसे और पनिशमेंट झेलनी पड़ेगी। इतना कहकर वो फाइल उसके चेहरे के सामने फेंक देता है और दोबारा बनाने का आदेश देता है। सिया चुपचाप कागज समेट रही होती है, तभी लिन उसके पास आकर ताना मारता है कि वो इतना सब सहने के बाद भी खुद से तलाक क्यों नहीं मांगती। सिया बहुत शांत आवाज में जवाब देती है कि जब तक वो खुद उसे नहीं छोड़ देता तब तक वो ये कदम नहीं उठा सकती। इस पर लिन कड़वाहट से कहता है कि उसे पता है सिया उससे प्यार करती है, लेकिन उसकी नजरों में वो हमेशा एक गलत लड़की ही रहेगी। वो उसे याद दिलाता है कि उसकी वजह से उसने अपनी असली मोहब्बत खो दी। लिन ऐसा क्यों सोचता है, इसका राज आगे जाकर खुलेगा। इसी बीच एक डिटेक्टिव किसी युवक को एक सीक्रेट जानकारी देता है। वो बताता है कि लिन की मौजूदा सेक्रेटरी सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि उसकी पत्नी है। ये सच सुनकर यू जोर से हंस पड़ता है, जैसे उसे कोई बड़ा हथियार मिल गया हो। ऑफिस के बाद लिन और सिया घर लौटते हैं। घर पहुंचकर सिया उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन लिन उसे और अपमानित करता है। वो साफ मना कर देता है कि वो उसे टच ना करे, मानो सिया का अस्तित्व ही उसे परेशान करता हो। लिन की नज़र टेबल पर जाती है जहां सिया ने उसके लिए प्यार से खाना सजाया होता है, लेकिन वो उसे खाने के बजाय उठाकर सीधे डस्टबिन में फेंक देता है। ये कोई नई बात नहीं होती, रोज यही होता है। सिया हर दिन मेहनत से खाना बनाती है और हर दिन वही हाल। लिन तंज कसते हुए कहता है कि पिछले 1 साल से वो उसके लिए खाना बना रही है, लेकिन उसने कभी उसका स्वाद तक नहीं चखा। फिर सवाल करता है कि क्या उसे तकलीफ नहीं होती, क्या उसे दर्द महसूस नहीं होता। इन सब बातों के जवाब में सिया कुछ नहीं कहती, बस उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बहते रहते हैं। शादी के बाद से सिया की जिंदगी का एक अजीब सा रूटीन बन चुका था। हर शाम वो लिन के लिए खाना बनाती, बड़े ध्यान से प्लेट सजाती और फिर उस खाने की एक फोटो अपने फोन में सेव कर लेती, मानो वो फोटो ही उसका सबूत हो कि उसने आज भी कोशिश की थी। अगले दिन ऑफिस पहुंचते ही माहौल कुछ बदला बदला सा लगता है। मीटिंग रूम में एक बड़ी सी तस्वीर रखी होती है। वो किसी मशहूर मॉडल की होती है जिसका नाम क्यूसी होता है। लिन सिया को बुलाता है और बिना ज्यादा कुछ समझाए एक पेपर उसकी तरफ बढ़ा देता है। वो साफ शब्दों में कहता है कि इस पेपर पर मिस क्यूसी का साइन चाहिए और किसी भी हालत में उसे इस कंपनी के साथ डील के लिए राजी करना है। ब्रांड प्रमोशन के लिए वही चेहरा जरूरी है।
फिर जैसे कोई एक्स्ट्रा काम याद आ गया हो, लिन एक पोस्टर भी सिया को देता है और कहता है कि ये गिफ्ट के तौर पर क्यूसी को देना है। यहाँ एक बात साफ होती है कि क्यूसी और लिन की दोस्ती काफी पुरानी है। पोस्टर लाने वाले दो लोग बोलते हैं कि वे साथ चल देंगे, लेकिन लिन उन्हें रोक देता है और कहता है कि सिया अकेले ही ये काम संभाल लेगी। भारी पोस्टर उठाकर सिया अकेले क्यूसी के पास पहुंचती है। क्यूसी उसे ऊपर से नीचे तक देखकर मुस्कुराती है और हल्के मजाक के अंदाज में बोलती है कि वो इतने छोटे कपड़ों में क्यों घूमती है, क्या वो सीईओ को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर सिया का चेहरा लाल हो जाता है, लेकिन क्यूसी ये सब जोकिंग टोन में कह रही होती है, इसलिए खुद ही हंसने लगती है। बातों बातों में क्यूसी अचानक एक सीधा सवाल दाग देती है। वो कहती है कि ऑफिस में सब लोग विस्पर करते हैं कि सिया और लिन की सीक्रेट शादी हुई है, लेकिन उनके बीच कोई क्लोजनेस नहीं है और लिन उसे पसंद भी नहीं करता। क्या ये सच है? सिया थोड़ा रुकती है, फिर बहुत शांत लेकिन भरोसे भरी आवाज में कहती है कि वो ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती, बस इतना जानती है कि उसे यकीन है एक दिन लिन का दिल जरूर बदलेगा। सिया का ये कॉन्फिडेंस क्यूसी को छू जाता है, उसे ये एटीट्यूड पसंद आता है और वो बिना ज्यादा ड्रामा किए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। साइन लेकर बाहर निकलते ही सिया को अचानक चक्कर आने लगता है। उसकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी। उसी वक्त वहां से जू गुजर रहा होता है, वही जू जो लिन का बिजनेस राइवल है। सिया को गिरते देख वो तुरंत उसे संभाल लेता है। जू ये समझ जाता है कि सिया की हालत सीरियस है, इसलिए उसे अपने घर ले जाता है। जू सिया को पहले से जानता था और ये भी जानता था कि वो लिन की पत्नी है। होश में आने के बाद जू हल्के फुल्के फ्लर्ट से माहौल हल्का करने की कोशिश करता है। सिया वहां से उठकर जाना चाहती है, तभी जू बताता है कि डॉक्टर ने कहा है कि उसे बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर है, नींद पूरी नहीं होती और शरीर में खून की कमी भी है, यानी अनीमिया। सिया उसकी बातों को इग्नोर करके उठने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से उसका सिर घूम जाता है। जू उसे पकड़ने बढ़ता है और दोनों असंतुलित होकर सोफे पर गिर जाते हैं। ठीक उसी पल दरवाजा खुलता है और लिन अंदर आ जाता है। ये नज़ारा देखते ही लिन का गुस्सा फट पड़ता है। जू उसे देखकर कहता है कि वो सिया से मशीन की तरह काम ना करवाए। डॉक्टर ने साफ कहा है कि उसका शरीर और दिमाग दोनों थक चुके हैं। जू को सिया की इतनी केयर करते देख लिन और भड़क जाता है। वो जू पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि सिया बीच में आकर रोक लेती है। तब जू लिन से कहता है कि अगर वो अपनी सेक्रेटरी की कद्र नहीं कर सकता तो उसे छोड़ दे। उसकी कंपनी में आर्किटेक्चरल डिजाइनर की जगह खाली है, वो सिया को उस पद पर रखेगा, उसकी मेहनत की सही वैल्यू देगा और 2 गुनी सैलरी भी। ये सुनकर लिन सिया की तरफ देखता है और ताने भरे गुस्से में कहता है कि अगर उसे जू की कंपनी में जाना है तो यहीं रुक जाए। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। सिया जू को थैंक्स कहती है, लेकिन उसके पीछे पीछे लिन के पास ही चली जाती है। वो चाहे जितना ऑफर मिल जाए, लिन की कंपनी छोड़ने का सोच भी नहीं सकती। घर पहुंचते ही लिन का गुस्सा और जहर बन जाता है। वो सिया से कहता है कि क्या उसे लगता है कि किसी और के पास जाकर वो उसे जेलस कर देगी और वो प्यार करने लगेगा। वो साफ कह देता है कि उसे उससे नफरत है, फिर भी वो उसकी लीगली पत्नी है और उसे ये सब बर्दाश्त नहीं। लिन सजा सुनाता है कि सिया को 3 घंटे तक वहीं खड़ा रहना होगा बिना हिले। सिया कोई विरोध नहीं करती, बीमार हालत में भी वो चुपचाप सजा मान लेती है। लिन वहां से चला जाता है और सिया 3 घंटे तक उसी जगह खड़ी रहती है। थकान से टूटकर वो कमरे तक जाने की ताकत नहीं जुटा पाती और सोफे पर ही सो जाती है। थोड़ी देर बाद कोई आकर पंखा चालू कर देता है, लेकिन वो कौन है ये दिखाया नहीं जाता। अगली सुबह सिया रोज की तरह तैयार होकर ऑफिस चली जाती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि आज ऑफिस में उसकी जिंदगी का अगला तूफान उसका इंतजार कर रहा है। ऑफिस पहुंचते ही सिया की नजर सामने खड़ी एक जानी पहचानी शक्ल पर पड़ती है। वही चेहरा, वही चाल। उसकी सौतेली बहन जीना वापस आ चुकी थी। बाहर से देखने पर तो ये एक खुशखबरी होनी चाहिए थी, लेकिन सिया का दिल भारी हो जाता है। चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि एक अजीब सा डर उतर आता है। जीना को देखकर उसके मन में पुराने जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। असल वजह 1 साल पुरानी है। उस वक्त जीना विदेश पढ़ने जा रही थी और जाने से पहले लिन उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। दोनों के बीच रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं था, ये बात सिया से छुपी हुई थी। उसी दौरान जीना ने लिन से कहा था कि उसने सिया की डायरी पढ़ ली है और उसे पता चल गया है कि उसकी बहन लिन से बेइंतहा प्यार करती है। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से सिया को किसी तरह का दर्द मिले। बात करते करते जीना की नज़र पीछे पड़ती है और वो देख लेती है कि सिया उनकी ओर आ रही है। उसी पल वो एक फैसला लेती है। बिना कुछ समझाए, बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए वो लिन से रिश्ता तोड़ने की बात कहती है और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाती है। लिन ये सब देखता है, लेकिन सच को समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि जीना ने सिया की वजह से उसे छोड़ दिया है। थोड़ी देर बाद जब सिया लिन के पास पहुंचती है तो लिन गुस्से और कड़वाहट से भरा होता है। वो सिया से कहता है कि जीना उसकी वजह से चली गई है, उसने सिर्फ इसलिए रिश्ता तोड़ा क्योंकि सिया उससे प्यार करती है और इसी बात की सजा वो सिया को जिंदगी भर देगा। इतना कहकर वो सिया को अकेला छोड़कर चला जाता है।
टूटे मन से सिया घर लौटती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, उसकी सौतेली माँ जाग जाती है और गुस्से में उसकी तरफ दौड़ती है। वो चिल्लाते हुए कहती है कि उसकी बेटी आज घर छोड़कर चली गई है और इसके लिए सिर्फ सिया जिम्मेदार है। वो उसे उसके पिता की नाजायज़ औलाद कहकर अपमानित करती है और ये भी कहती है कि उसके पति के मरते ही उसे इस घर से निकाल देना चाहिए था। गुस्से में उसकी माँ सिया के गाल पर थप्पड़ मारती है और कहती है कि अब वो इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। सिया बार बार समझाने की कोशिश करती है कि जीना के घर छोड़ने के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं, लेकिन उसकी माँ उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं करती। आखिरकार कोई रास्ता न देखकर सिया अपने सामान समेटने लगती है। कुछ कपड़े, कुछ यादें और बहुत सारा दर्द। वो घर से बाहर निकल जाती है, लेकिन इतने बड़े शहर में उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होती। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, अगर वो लिन को सच समझा पाए तो शायद वही उसकी मदद कर सके। वो लिन के घर पहुंचती है। वहां लिन बहुत शांत आवाज में उससे सिर्फ एक सवाल पूछता है कि क्या वो सच में उससे प्यार करती है। सिया बिना झिझक हाँ कह देती है। लिन थोड़ी देर चुप रहता है, फिर अचानक कहता है कि अगर ऐसा है तो वे शादी कर सकते हैं। ये सुनकर सिया पूरी तरह शॉक में आ जाती है। वो तुरंत मना कर देती है। उसे अच्छी तरह पता होता है कि जीना और लिन एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो अपनी बहन की जगह कैसे ले सकती है। लेकिन लिन लगातार दबाव बनाने लगता है। वो कहता है कि अगर सिया शादी के लिए राजी हो जाती है तो वो उसे रहने के लिए घर देगा और अपनी कंपनी में एक अच्छी पोजीशन भी दिलवाएगा। उस हालात में सिया के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। मजबूरी में भारी दिल के साथ वो शादी के लिए हाँ कह देती है। लेकिन लिन एक शर्त रखता है, ये शादी पूरी तरह सीक्रेट रहेगी, कोई नहीं जानेगा कि वे पति पत्नी है। सिया अंदर चली जाती है और पीछे से लिन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल जाती है। ये मुस्कान प्यार की नहीं, बदले की होती है। उसके मन में एक ही सोच चल रही होती है। उसे लगता है कि सिया की वजह से जीना ने उसे छोड़ा है, इसलिए वो सिया से शादी करके उसे लगातार तकलीफ देगा ताकि एक दिन सिया खुद उससे अलग हो जाए। और जब जीना देखेगी कि सिया ने तलाक ले लिया है तो वो दोबारा लिन के पास लौट आएगी। जीना के वापस आने तक सिया को सजा देना ही उसका प्लान होता है। कहानी फिर वर्तमान में लौटती है। जीना सिया से कहती है कि वो वापस आ गई है क्योंकि वो सबको छोड़कर नहीं रह पाई, लेकिन सिया चुप रहती है। उसका चेहरा बुझा हुआ होता है। लिन सिया को आदेश देता है कि मिस क्यूसी के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है और कैंसिल लेटर उसे जाकर देना होगा। लेकिन सिया इतनी टूट चुकी होती है कि वो उसकी बात सुन ही नहीं पाती। लिन जोर से डांटता है और सिया वहां से बाहर आकर रोने लगती है। तभी जीना लिन के पास आती है और कहती है कि उसे पता चल चुका है कि उन दोनों की शादी हो चुकी है और उसे इससे कोई दिक्कत नहीं। वो कहती है कि वो लिन से पहले की तरह अब भी प्यार करती है और चाहती है कि उसे कंपनी में नौकरी दी जाए। ये सुनकर लिन बेहद खुश हो जाता है। जीना बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठती है जहां उसकी माँ पहले से मौजूद होती है। माँ पूछती है कि 1 साल पहले जिसके लिए वो सब कुछ छोड़कर चली गई थी, अब वापस आकर क्या चाहती है। इतना अमीर लड़का होते हुए भी उसने उससे रिश्ता क्यों तोड़ा था। जीना हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है कि सब कुछ धीरे धीरे समझ आएगा। वो एक ऐसा खेल खेलने वाली है जिस पर किसी को यकीन नहीं होगा। वो सिया को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए क्योंकि सिया लिन से प्यार करती है, वो लिन के जरिए उसे दर्द दे रही है और ये सब देखकर उसे अजीब सा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। इन सब बातों से ये साफ हो जाता है कि जीना बाहर से जितनी सॉफ्ट और प्यारी दिखती है, अंदर से उतनी ही चालाक और खतरनाक है। कार में बैठी जीना बहुत आत्मविश्वास के साथ अपनी माँ से कहती है कि वो लिन को बेहद अच्छे से समझती है। उसके मुताबिक लिन को जो चीज़ आसानी से नहीं मिलती, वही चीज़ उसके दिमाग में जुनून बन जाती है और वो जुनून इतना गहरा होता है कि उसे पाने के लिए वो अपनी हदें भी पार कर सकता है। जीना ये भी कहती है कि अगर वो चाहे तो लिन अपनी पूरी दौलत उसके सामने बिछाकर भी उसे हासिल करने की कोशिश करेगा। यही उसका स्वभाव है। असल में जीना का प्लान बहुत पहले से तैयार था। उसने जानबूझकर लिन से दूरी बनाई थी ताकि लिन के दिल में उसे पाने की चाह और ज्यादा बढ़ जाए। यही नहीं, उसने सिया और लिन की शादी को भी रोकने की कोशिश नहीं की। इसकी वजह सिर्फ एक थी, बचपन से सिया के लिए उसकी नफरत। सिया की माँ नहीं थी, इसलिए उसके पिता ने उसे बेहद प्यार दिया था। वही प्यार जीना के दिल में जलन बनकर बैठ गया। उसी दिन से उसने तय कर लिया था कि वो सिया से सब कुछ छीन लेगी। जीना जानती थी कि अगर सिया की शादी लिन से हो जाती है तो एक ही चाल में 2 फायदे होंगे। एक तरफ सिया पत्नी होते हुए भी प्यार से वंचित रहेगी और हर दिन अपमान और सजा झेलेगी। दूसरी तरफ लिन के अंदर जीना को पाने की जिद और गहरी होती जाएगी। जीना को पूरा भरोसा था कि एक न एक दिन सिया खुद टूटकर तलाक मांग लेगी और तब वो फिर से लिन की जिंदगी में लौट आएगी। जीना अपनी माँ से कहती है कि उसे थोड़ा और सब्र करना चाहिए। वो लिन की कंपनी में नौकरी इसी वजह से कर रही है ताकि वो हर वक्त उसकी नज़रों के सामने रहे। जितना ज्यादा लिन उसे पास पाकर भी नहीं पा सकेगा, उतना ही वो बेचैन होता जाएगा। जीना पूरे विश्वास के साथ कहती है कि बहुत जल्द वो सिर्फ लिन की नहीं बल्कि उसकी पूरी कंपनी और संपत्ति की मालकिन बनेगी। ये सुनकर उसकी माँ
माँ हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे अंदाजा भी नहीं था कि जीना इतना बड़ा खेल खेल रही है। उधर सिया क्यूसी के पास पहुंचती है। दोनों के बीच अब एक अजीब सी दोस्ती बन चुकी होती है। क्यूसी को सिया का आत्मसम्मान और उसका मजबूत दिल बहुत पसंद आता है। बातें करते करते सिया अपनी बहन का जिक्र करती है। सब सुनने के बाद क्यूसी साफ शब्दों में कहती है कि जीना जितनी सीधी दिखती है, उसे वो उतनी भरोसेमंद नहीं लगती। उसे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ महसूस हो रही होती है। बातों के बीच अचानक सिया को फिर से चक्कर आने लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि उसने बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस ले लिया है और उसे आराम की सख्त जरूरत है। होश में आने के बाद भी सिया बेचैन रहती है, क्योंकि उसे लगता है कि घर जाकर लिन के लिए डिनर तैयार करना जरूरी है। क्यूसी उसे रोकते हुए कहती है कि वो यहीं आराम करे और वो थोड़ी देर में लौटेगी। लेकिन जैसे ही क्यूसी बाहर जाती है, सिया चुपचाप अस्पताल से निकल जाती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, लिन का खाना। घर पहुंचकर सिया पूरी मेहनत से खाना बनाती है, टेबल सजाती है और हमेशा की तरह खाने की एक फोटो खींचकर चली जाती है। उस दिन सिया घर पर नहीं होती, इसलिए लिन को अजीब सी शांति महसूस होती है। वो बिना किसी गुस्से के टेबल पर सजा हुआ खाना देखता है और पहली बार अनजाने में सिया के हाथ का खाना खा लेता है। इधर सिया वापस अस्पताल पहुंच चुकी होती है। ऑक्सीजन मास्क लगाए वो गहरी नींद में सो जाती है। क्यूसी जब कमरे में आती है और सिया को इस हालत में देखती है, तो तुरंत लिन को फोन करके उसकी तबीयत के बारे में बताती है। ये सुनते ही लिन अस्पताल की ओर दौड़ पड़ता है। उसके दिल में पहली बार सिया के लिए एक अलग सा एहसास जन्म लेता है। अस्पताल पहुंचने पर क्यूसी लिन से कहती है कि जो उसके पास है उसकी कद्र करना सीखे। कुछ चीजें खोने के बाद उनकी कीमत समझ आती है, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। लिन कुछ नहीं कहता, बस सिया को 2 दिन की छुट्टी देता है और वहां से चला जाता है। जब सिया को होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसे आराम करने का मौका मिला है। अब उसकी तबीयत बेहतर होती है। क्यूसी उसे अपनी एक डिजाइनर दोस्त के पास ले जाती है ताकि उसके लिए नए कपड़े खरीदे जा सके। कई ड्रेस ट्रायल के बाद आखिरकार एक हल्की गुलाबी रंग की ड्रेस पसंद की जाती है। उसी वक्त सिया के फोन पर कॉल आती है। ये कॉल उसकी सौतेली माँ की होती है। सिया वहां पहुंचती है जहां उसकी माँ उससे कहती है कि अब जबकि जीना वापस आ चुकी है, तो सिया को लिन से अलग हो जाना चाहिए ताकि दोनों का रिश्ता ठीक हो सके। ये सुनते ही जीना मासूम बनने का नाटक करती है और कहती है कि वो तो बस अपनी बहन की खुशी चाहती है। सिया बहुत शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहती है कि वो कभी भी लिन को तलाक नहीं देगी। अगर लिन चाहे तो वो फैसला ले सकता है, लेकिन वो खुद से ये रिश्ता नहीं तोड़ेगी। ये कहकर सिया जाने लगती है। तभी उसकी माँ पीछे से चेतावनी देती है कि अगर वो अभी चली गई तो इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। सिया पलट कर कहती है कि ये दरवाजे उसके लिए बहुत पहले ही बंद हो चुके थे। वो धन्यवाद देती है कि उस दिन उसे घर से निकाल दिया गया, क्योंकि उसी वजह से उसकी जिंदगी में लिन आया। ये कहकर वो चली जाती है। पीछे से जीना गुस्से में मन ही मन कसम खाती है कि वो सिया को कभी चैन से जीने नहीं देगी। सड़क पर चलते हुए सिया गुमसुम रहती है। तभी उसकी मुलाकात जू से होती है। जू उससे कहता है कि उसे उससे एक जरूरी बात करनी है। दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं, जहां जू सिया से कहता है कि वो इतनी काबिल और खूबसूरत होकर भी खुद को गलत जगह रोक कर रखे हुए है। अगर वो चाहे तो उसकी कंपनी में एक बेहतर भविष्य उसका इंतजार कर रहा है, जहां उसे सम्मान भी मिलेगा और पहचान भी। जू स्वभाव से काफी हल्का फुल्का इंसान था। बातें घुमा फिरा कर कहने की उसे आदत नहीं थी। इसी वजह से वो बिना ज्यादा सोचे सीधे सिया से पूछ बैठता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहेगी। ये सुनते ही सिया का चेहरा सख्त हो जाता है। वो साफ शब्दों में कहती है कि जू बहुत अच्छी तरह जानता है कि वो लिन की पत्नी है और वो लिन से दिल से प्यार करती है। इसके बाद इस तरह का प्रस्ताव देना उसे बेहद गलत लगा। सिया ये भी कहती है कि उसने जू के बुलाने पर उसे एक अच्छा इंसान समझकर मिलने का फैसला किया था, लेकिन आज के बाद वो उससे कभी नहीं मिलेगी। इतना कहकर सिया वहां से चली जाती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सिया और जू जब साथ में डिनर पर बैठे थे, उसी दौरान किसी ने दूर से उनकी तस्वीरें खींच ली थीं। सिया को इसका अंदाजा तक नहीं होता। वो सीधे घर लौट आती है। घर पहुंचते ही वो देखती है कि लिन गुस्से से भरा हुआ बैठा है। उसे ये पता चल चुका था कि सिया काफी देर तक जू के साथ थी। लिन तीखे लहजे में सिया से पूछता है कि क्या उसने अपने बिजनेस प्रतिद्वंदी के साथ नजदीकियां बढ़ाकर कंपनी के साथ धोखा करने का सोचा है। फिर वो सजा सुनाता है कि आज सिया को पूरा घर अकेले साफ करना होगा। सिया बिना कोई बहस किए चुपचाप सफाई में लग जाती है। ये देखकर लिन का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो सफाई का सामान फेंक देता है और चिल्लाकर पूछता है कि वो इतना अत्याचार करता है, फिर भी सिया विरोध क्यों नहीं करती। क्या उसे दर्द नहीं होता
होता, वो खुद से तलाक क्यों नहीं मांग लेती। सिया बहुत शांत स्वर में कहती है कि वो खुद से कभी भी उसे तलाक नहीं देगी। ये सुनकर लिन और कुछ नहीं कहता और गुस्से में वहां से निकल जाता है। उधर सिया की सौतेली माँ के पास एक आदमी आता है और उसे कुछ तस्वीरें देता है। यहीं से साफ हो जाता है कि रेस्टोरेंट में सिया और जू की तस्वीरें किसके कहने पर ली गई थीं। वो आदमी ये सब जीना और उसकी माँ के निर्देश पर कर रहा था। अगले दिन जीना की माँ लिन के ऑफिस पहुंचती है। सिया उन्हें बैठने के लिए कहती है और चाय कॉफी ऑफर करती है, लेकिन जीना की माँ साफ मना कर देती है। लिन के आते ही वो शिकायत के अंदाज में कहती है कि उसकी सेक्रेटरी को जरा भी ढंग से काम संभालना नहीं आता। इसके बाद जीना की माँ लिन के सामने वही तस्वीरें रख देती है और कहती है कि सिया पिछली रात उसके प्रतिद्वंदी कंपनी के सीईओ के साथ निजी तौर पर मिली थी। वो ये शक भी जताती है कि शायद सिया कंपनी की अहम जानकारी दूसरी कंपनी को दे रही है। लिन बहुत शांति से जवाब देता है कि वो सब जानता है, सिया वहाँ गई थी, लेकिन वे सिर्फ दोस्त है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये सुनकर जीना पूरी तरह हिल जाती है। वो तुरंत वहाँ से निकलकर जीना को बताती है कि अब देर करने का समय नहीं है, क्योंकि लिन धीरे धीरे सिया का पक्ष लेने लगा है। इसके बाद सिया लिन से पूछती है कि क्या वो आज रात उसके साथ डिनर पर जा सकता है। लिन साफ मना कर देता है और कहता है कि आज उसकी जीना के साथ डिनर की योजना है। ये सुनकर सिया का दिल टूट जाता है, क्योंकि आज उसका जन्मदिन होता है। तभी क्यूसी का फोन आता है और सिया को जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है। सिया रोते हुए उससे पूछती है कि क्या वो आज रात उसके साथ कुछ समय बिता सकती है। सिया की हालत समझकर क्यूसी तुरंत हाँ कह देती है। इधर लिन रात में जीना के घर डिनर के लिए पहुंचता है। वहां जीना की माँ भी मौजूद होती है। वो जानबूझकर लिन से कहती है कि उसकी बेटी कितनी अच्छी है, जिसने अपने प्यार को किसी और के लिए छोड़कर विदेश जाना स्वीकार कर लिया था। वो ये भी कहती है कि जीना सिया की तरह चालाक नहीं है। लिन जवाब देता है कि अब जबकि जीना वापस आ गई है तो उसे किसी बात की चिंता नहीं है। वो बहुत जल्द सिया को तलाक देकर जीना से शादी करेगा। डिनर के बाद जब लिन बाहर जाने लगता है तो जीना भी उसके साथ चलती है। रास्ते में वो कहती है कि तलाक को लेकर उसे इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, वो इंतजार कर सकती है। वो पहले भी 1 साल तक इंतजार कर चुकी है और एक पल के लिए भी उसे नहीं भूली। जीना हमेशा लिन के सामने खुद को आदर्श साबित करने की कोशिश करती है। जब लिन चुप रहता है तो जीना उससे पूछती है कि अगले रविवार उसके जन्मदिन पर वो उसे क्या तोहफा देगा। ये सुनते ही लिन अचानक रुक जाता है। उसे याद आता है कि आज तो सिया का जन्मदिन है। शायद इसी वजह से सिया ने उसे डिनर पर बुलाया था। ये एहसास होते ही उसके मन में अजीब सा पछतावा भर जाता है। बिना कुछ कहे वो तेज कदमों से घर की ओर बढ़ जाता है। सिया उस शाम क्यूसी के साथ एक अलग से घर पहुंचती है। वहाँ पहले से कुछ दोस्त मौजूद रहते हैं। म्यूजिक तेज, केक कटता है, कोई हंस रहा है, कोई नाच रहा है। सिया का मूड भी हल्का हो जाता है और वो बिना सोचे समझे ड्रिंक्स पर ड्रिंक्स ले लेती है। उधर लिन घर लौटता है और जब सिया को नहीं पाता तो बेचैनी बढ़ जाती है। फोन मिलाता है, जवाब नहीं मिलता। आखिर लोकेशन ट्रेस करके उसी घर तक पहुंच जाता है। उस वक्त सिया पूरी तरह नशे में डूबी हुई होती है और क्यूसी वॉशरूम चली जाती है। लिन सिया का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाना चाहता है। सिया झटकते हुए हंसकर बोलती है, अरे भाई, आप हैं कौन? मैंने आपको कहीं देखा है क्या? लिन हैरान रह जाता है। सिया लड़खड़ाती आवाज में कहती है, यहाँ बहुत मजा आ रहा है, मैं कहीं नहीं जा रही। लिन जोर डालने लगता है। तभी सिया की आंखें भर आती हैं। वो टूटे हुए स्वर में बोलती है, मेरे पास कोई घर नहीं है। जो जगह तुम घर कहते हो वहां तो मैं बस एक काम वाली जैसी हो। कोई मुझसे ढंग से बात नहीं करता। खाना बनाऊं तो प्लेट खाली रह जाती है। टीवी भी अकेले ही देखती हूँ। ये सुनकर लिन अंदर से हिल जाता है। उसे समझ आ जाता है कि सिया होश में नहीं है। वो चुपचाप पलटने ही वाला होता है, तभी क्यूसी बाहर आती है। क्यूसी शांत लहजे में कहती है, एक सवाल अपने आप से पूछ कर देखो, तुम उसे सच में चाहते हो या नहीं? आज उसे मैं संभाल लूंगी, परेशान मत हो। लिन बिना कुछ बोले चला जाता है। अगली सुबह सिर भारी होने के बावजूद सिया खुद को संभालकर ऑफिस पहुंचती है। वहां जाकर उसे जोर का झटका लगता है। उसका डेस्क अब बाहर शिफ्ट कर दिया गया होता है। तभी जीना मुस्कुराते हुए सामने आती है और बड़े अपनापन दिखाते हुए बोलती है, मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया। मैं नहीं आना चाहती थी, लेकिन लिन ने इतना कहा कि मना नहीं कर पाई। अब हम दोनों साथ काम करेंगे। उसकी आवाज में मिठास होती है, लेकिन सिया को सब नकली लगता है। फिर भी वो चुप रह जाती है, क्योंकि यहाँ फैसले लिन के होते हैं। कुछ दिन बाद सिया घर पर होती है। तभी एक वकील आकर उसे कागज थमा देता है। वो घर के कागज होते हैं। उसे बताया जाता है कि ये लिन की तरफ से तोहफा है। सिया के चेहरे पर हल्की सी खुशी आती है। यही पहला मौका था जब लिन ने उसे कुछ दिया था, वो भी उसके जन्मदिन के बाद। तभी दरवाजा जोर से खुलता है। लिन लड़खड़ाते हुए कमरे में आता है, नशे में डूबा हुआ। वो बिना सोचे समझे सिया के करीब आता है।
सिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लिन जबरदस्ती आगे बढ़ता है। सिया गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। लिन तंज कसते हुए बोलता है, यही तो तुम चाहती हो, फिर अब नाटक क्यों? सिया की आवाज कांपती है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन इस हालत में नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम पूरे होश में खुद चलकर मेरे पास आओ। मैं किसी कमजोरी का फायदा नहीं उठाना चाहती। लिन हंसकर कह देता है, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना, इसीलिए वो घर तुम्हें दे दिया ताकि तुम मेरी जिंदगी से दूर रहो। ये शब्द सिया को सुन कर देते हैं। वो बिना कुछ बोले कागज उठाती है, फाड़ देती है और जमीन पर बैठकर रो पड़ती है। अगर मैं चली गई तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? अगले दिन दोनों एक होटल पहुंचते हैं। एक बड़े प्रोजेक्ट की बिडिंग होने वाली होती है। वहां मिस्टर जू भी आते हैं। जू हमेशा की तरह मजाकिया अंदाज में सिया से बातें करने लगता है। हंसते हुए पूछता है, अब भी सोच रही हो या मेरी गर्लफ्रेंड बनने का फैसला हो गया? साथ बैठा एक आदमी बोल उठता है, ऐसी लड़की मिले तो किस्मत खुल जाए। उसे ये अंदाजा नहीं होता कि सिया लिन की पत्नी है। जू तो हद पार करते हुए लिन से कह देता है, अपनी सेक्रेटरी मुझे दे दो। लिन ठंडे स्वर में जवाब देता है, कितनी कीमत लगाओगी? बिडिंग के बाद लिन बाहर जाने की बात कहता है और सिया को प्रोजेक्ट पूरा करने को बोल देता है। सिया अकेली बैठकर काम में लगी रहती है। कुछ देर बाद लिन नशे में फिर लौट आता है और सीधे वॉशरूम में चला जाता है। सिया डर जाती है, लेकिन लिन अचानक कुछ सोचकर बाहर निकल जाता है। सिया घबराई आवाज में कहती है, तुमने पी रखी है, मैं चाय बना देती हूँ। लेकिन लिन उसे जोर से पकड़कर बिस्तर की तरफ धकेल देता है। सिया पूरी ताकत से खुद को छुड़ाती है और अलग हट जाती है। उसके मन में एक ही बात चलती है, जिस दिन तुम दिल से चाहोगे उसी दिन मेरे पास आ पाओगे। तभी दरवाजा खुलता है और जीना अंदर आ जाती है। सिया और लिन को एक कमरे में देखकर वो चौंक जाती है। तुम दोनों यहाँ? सिया सवाल पलट देती है, तुम क्यों आई हो? जीना बनावटी चिंता दिखाते हुए कहती है, सुना प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, मदद करने आ गई। सिया बस इतना कहकर बाहर निकल जाती है। लिन अंदर है। हॉल में पहुंचते ही सिया देखती है कि जू पहले से बैठा हुआ है। वो मुस्कुराकर पास आता है। नींद नहीं आ रही थी तुम्हें भी? सिया उदास होकर बस कहती है, जीना आ चुकी है। जू हंसते हुए बोलता है, तो बढ़िया, अब हम भी कपल बन सकते हैं। तुम्हारा पति तो कहीं और व्यस्त है। ये सुनते ही सिया टूट जाती है। जू सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन सिया उसका हाथ हटा देती है। दूर से किसी कैमरे की फ्लैश चमकती है। अगली सुबह एक तरफ लिन, सिया और जीना साथ आते हैं और दूसरी तरफ मिस्टर जू अकेले नजर आते हैं। जब सब लोग आमने सामने खड़े होते हैं, जीना मुस्कुराते हुए जू की तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन जू उसकी तरफ देखे बिना ही सिया की ओर नजर घुमा देता है। वो हल्की हंसी के साथ बोलता है, तुम्हें देखकर अब भी यही लगता है कि ये लड़की किसी एक कंपनी तक सीमित रहने के लिए नहीं बनी। फिर मजाकिया अंदाज में लिन से कह देता है, मैंने तो पहले ही ऑफर दिया था, अपनी सेक्रेटरी मुझे दे दो, मैं जितना तुम देते हो उससे कहीं ज्यादा दूंगा। लिन हंसता है, लेकिन उसकी आंखों में चुभन साफ दिखती है। इतनी दिलचस्प क्यों लग रही है तुम्हें? अगर इतनी पसंद है तो ले जाओ। जू चौंकते हुए पूछता है, सच में अपनी सेक्रेटरी देने का इतना साहस रखते हो? अगले ही पल लिन गुस्से में फैसला सुना देता है, आज से 1 महीने तक सिया तुम्हारी टीम में काम करेगी। बात वहीं खत्म कर वो जीना को लेकर निकल जाता है। गाड़ी में बैठते ही जीना झिझकते हुए पूछती है, क्या उसे यूं भेज देना ठीक था? लिन बेरुखी से जवाब देता है, तुम तो बाहर से पढ़कर आई हो, क्या तुम सब संभाल नहीं पाओगी? जीना हल्का सा घबरा जाती है, फिर जबरदस्ती आत्मविश्वास दिखाकर बोलती है, हाँ कर लूंगी। जू के ऑफिस का माहौल बिल्कुल अलग था। लोग काम में डूबे रहते थे, लेकिन जू का बेफिक्र बचकाना स्वभाव सिया के चेहरे पर अनजाने में मुस्कान ले आता। वो बिना दबाव के काम करना सीखने लगती है। उधर लिन जीना से पूछता है, काम कहाँ तक पहुंचा? वक्त बहुत कम बचा है। जीना फाइल पलटते हुए कहती है, काफी हद तक हो गया है, लेकिन क्या एक बार सिया से मिलना सही नहीं होगा? लिन तुरंत मना कर देता है, नहीं, अगर हम उससे मिले तो जू को शक हो जाएगा कि हम कोई चाल चल रहे हैं। ये सुनकर जीना का चेहरा उतर जाता है। डर और बेचैनी में वो अपनी माँ को फोन करती है और सारी बात बता देती है। माँ शांत आवाज में कहती है, चिंता मत करो, मैं रास्ता निकाल लूंगी। रात को सिया अकेली बैठकर काम कर रही होती है। जू पास आकर कुर्सी खींचता है और हल्के अंदाज में बोलता है, अब बस भी करो, मशीन नहीं हो तुम, थोड़ी देर रुक जाओ। फिर हंसते हुए जोड़ता है, तुम्हारी मेहनत देखकर कभी कभी लिन से जलन होने लगती है। सिया बिना रुके जवाब देती है, लिन मेरे लिए खास है, मैं यहाँ सिर्फ उसके भरोसे की वजह से आई हूँ। जू पानी का गिलास उठाकर मजाक करता है, लो ये जलन बुझाने के लिए। उसी रात एक नकाबवशा आदमी चुपचाप ऑफिस में घुसता है और सिया के लैपटॉप से जरूरी फाइलें डिलीट कर देता है। अगली सुबह बिडिंग शुरू होती है। नतीजा सामने आता है, जू की कंपनी जीत जाती है। लिन का चेहरा सख्त हो जाता है। वहां मौजूद एक आदमी कह देता है, अपनी सबसे अच्छी कर्मचारी को विरोधी टीम में भेजना भारी पड़ गया।
जो शांति से बोलता है, सिया ने कमाल का काम किया, पूरी रात जागकर, यहाँ तक कि घर जाने के बाद फिर लौटकर फाइल दोबारा तैयार की। सिया की तारीफ सुनकर जीना के हाथ कांप जाते हैं। लिन भी चुप रहता है। उसकी बेचैनी किस बात की थी, हार की या सिया की दूरी की, ये समझना मुश्किल था। शाम को जू और सिया साथ चलते हुए बात कर रहे होते हैं। सिया हल्की मुस्कान के साथ कहती है, आपके साथ काम करके बहुत कुछ सीखने को मिला। जू तुरंत बोल उठता है, मेरी कंपनी में हमेशा के लिए आ जाओ, तुम्हारे साथ काम करना मजेदार रहेगा। लेकिन तभी वो देखता है कि सिया आगे बढ़ चुकी है और बाय कह चुकी है। उधर एक आदमी जीना की माँ से घबरा कर कहता है, मुझे क्या पता था कि वो आधी रात को लौटकर फिर से पूरी फाइल बना लेगी। यही साफ हो जाता है कि उसी आदमी ने माँ के कहने पर फाइल डिलीट की थी, लेकिन सिया की मेहनत ने सब बेकार कर दिया। तभी जीना सख्त लहजे में बोलती है, अगर सिया उस कंपनी में रही तो मेरी कोई जगह नहीं बनेगी, जल्दी कुछ करना होगा। अगले दिन कंपनी में एक इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग बुलाई जाती है। माहौल इतना भारी होता है कि कोई ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा। एक एक करके सब लोग लिन पर सवाल उठाने लगते हैं। आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी वाली सेक्रेटरी को दूसरी कंपनी में भेज ही क्यों दिया? तभी जीना की माँ गंभीर आवाज में बोलती है, इस हार की जिम्मेदारी सिर्फ लिन की नहीं है, इसमें सिया भी बराबर की दोषी है। उसे 1 महीने का मौका मिला था, चाहती तो प्रोजेक्ट बिगाड़ सकती थी, लेकिन उसने उल्टा सामने वाली कंपनी को जिता दिया। ऐसी कर्मचारी हमारी कंपनी के लिए खतरा है, इसे तुरंत निकाल दिया जाना चाहिए। क्योंकि कंपनी के आधे शेयर उन्हीं के पास होते हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। लिन कहता है, सिया ने वही किया जो मैंने कहा था, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। तभी किसी ने तंज कसते हुए कहा, शायद आप बिजनेस और भावनाओं का फर्क भूल रहे हैं। जीना की माँ सिया की तरफ मुड़ती है और जहर भरे शब्दों में बोलती है, इतनी बेइज्जती के बाद भी यहाँ बैठी हो, खुद में जरा सी भी शर्म बाकी है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो बिना कहे खुद ही कंपनी छोड़ देती। ये सुनकर सिया की आंखें भर आती हैं। वो शांत लेकिन टूटे स्वर में लिन से कहती है, अब मैं यहाँ काम नहीं करूंगी। कुछ देर बाद सिया रेजिग्नेशन लेटर लेकर लिन के केबिन में आती है। लिन नरम पड़ते हुए बोलता है, तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं। सिया सिर हिलाकर कहती है, मुद्दा दोष का नहीं है, मैं अब यहाँ रहना नहीं चाहती। लिन झुंझलाकर कहता है, क्या 3 गुना सैलरी के ऑफर का इंतजार है? सिया बिना रुके जवाब देती है, मुझे किसी कंपनी में जाना ही नहीं। लिन उसकी बात पर यकीन नहीं करता और आखिरकार रेजिग्नेशन पर साइन करके कागज उसकी तरफ बढ़ा देता है। अब जाओ और दोबारा मेरी जिंदगी में मत दिखना। सिया चुपचाप कागज उठाती है और बिना पीछे देखे चली जाती है। लेकिन उसके जाते ही लिन के अंदर अजीब सा खालीपन भर जाता है, जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाता। इधर जीना अपनी पुरानी आदत पर उतर आती है। वो आंसू और मजबूरी का नाटक करके लिन से तलाक की बात छेड़ती है। लिन कोई जवाब नहीं देता, बस धीरे से अपना हाथ उसके हाथ से खींच लेता है। उसी पल जीना समझ जाती है, लिन अब भी सिया को छोड़ नहीं पाया है। अगले दिन जीना सीधे सिया से मिलने पहुंचती है और एक झूठ उछाल देती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, लिन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सिया सब सुनकर गहरी सांस लेती है और शांत स्वर में कहती है, मैं समझ गई, मैं उसे आजाद कर दूंगी। कुछ देर बाद सिया अपना सामान पैक किए खड़ी होती है। लिन कमरे में आता है तो सिया मुस्कुराकर कहती है, तुम हमेशा मुझसे मुक्ति चाहते थे, आज मैं खुद तुम्हें आजाद कर रही हूँ। फिर भारी दिल से जोड़ती है, मैं सच में तुमसे प्यार करती थी, तुम्हारी बेइज्जती भी मुझे इसलिए सहन होती थी क्योंकि वो तुम्हारी थी। लिन घबरा जाता है, आज तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? सिया जवाब देती है, मैं नाराज नहीं हूँ, बस अब तुम्हें छोड़ देना चाहती हूँ। गुस्से में लिन कह देता है, ठीक है, आज से हमारा रिश्ता खत्म, मैं जल्द ही जीना से शादी करूंगा और चाहो तो तुम भी आ सकती हो। कुछ दिन बाद शादी का दिन आता है। सजावट, मेहमान, कैमरे, सब कुछ परफेक्ट। जू हमेशा की तरह मजाक करता हुआ लिन से कहता है, आज खुशी भी है और दुख भी। खुशी ये कि तुम्हारी शादी है और दुख ये कि सिया ने अब तक मुझे हाँ नहीं कहा। तभी सिया वहां पहुंचती है। आज वो बेहद आत्मविश्वास से भरी और खूबसूरत लगती है। लिन हैरान होकर पूछता है, मुझे लगा तुम नहीं आओगी। सिया मुस्कुराकर जवाब देती है, मेरी बहन की शादी है, मैं क्यों नहीं आऊंगी। लिन हिचकिचाकर कहता है, क्या हम दोस्त रह सकते हैं? सिया हंस देती है, हम पहले से दोस्त हैं। दूर से ये सब देखकर जीना का चेहरा जलने लगता है। वो सिया के पास आकर गुस्से में बोलती है, यहाँ क्यों आई हो, मेरी शादी बिगाड़ने? फिर पहली बार वो अपना असली चेहरा दिखाती है, बचपन से पापा तुमसे ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने की ठान ली। वो डायरी भी मैंने ही रखी थी ताकि लिन तुमसे नफरत करे। सिया शांति से जवाब देती है, मुझे सब पता था, तुम 1 साल से जो कर रही हो सब। जीना बेपरवाह होकर कहती है, अब फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये पूरी बातचीत किसी ने रिकॉर्ड कर ली होती है। शादी शुरू होते ही बड़ी स्क्रीन पर वही वीडियो चल जाता है। पूरा हॉल सन्न रह जाता है। जीना चिल्लाती है, ये किसने किया? क्यूसी आगे आकर कहती है, मैंने। जू भी सच खोल देता है, जीना जिस डिजाइन पर स्कॉलरशिप लेकर गई थी वो सिया का था।
चोरी पकड़ी जाने पर उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। सिया जीना की माँ के हाथ से तस्वीरें छीनकर फेंक देती है। हाँ, मैं लिन की सीक्रेट वाइफ थी और आज भी उससे प्यार करती हूँ। वो लिन की तरफ देखती है। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? लिन की आंखें भर आती हैं। आज समझ आया कि मैं कब से तुम्हें चाहने लगा। वो सिया को गले लगा लेता है। जू दूर खड़ा ये सब देखकर चुपचाप रो देता है। आखिरी सीन में सिया ऑफिस में काम कर रही होती है और लिन उसके लिए कॉफी लाता है। सिया स्क्रीन पर पुराने खाने की तस्वीरें दिखाकर कहती है, अब ये सब तुम मेरे लिए बनाओगे। दोनों हंसते हैं। कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें ऐसी और कहानियाँ लाने की ताकत देता है।